हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखने वाले हैं। वन बाय वन हर एक टॉपिक की वीडियोस आपके पास आ रही होगी। आज हम बेसिक्स पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट का, इसकी डेफिनेशन कि चार्ज क्या होता है, चार्जेस कितने टाइप के हमारे पास होते हैं, तो वो सब हम देखने वाले हैं, राइट। तो देखिए, पहले 5 चैप्टर आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये 5 चैप्टर हैं हमारे पास, फर्स्ट 5 चैप्टर आपकी क्लास के अंदर। तो वन बाय वन इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, देखिए हमारे पास वैसे तो 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराता है उससे रिलेटेड हमारे पास एक ही चार्ज प्रोडक्शन कराता है, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। तो ज़्यादातर इस टॉपिक के बारे में हमारा फोकस रहेगा इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी पे। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास रेस्ट पे हो, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो, 0, तो इसके आसपास के एरिया को हम बोलते हैं फील्ड। कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। और हाँ, बैकग्राउंड के नॉइज़ को नेगलेक्ट कीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इसके आसपास का फील्ड है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब रेस्ट पे होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और केस 2 में जब इलेक्ट्रॉन्स, यही इलेक्ट्रॉन्स, इनका ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, तो हमारे पास एक फिनोमिना प्रोड्यूस होता है जिसको हम करंट बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। मतलब क्या? जब कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगा ही होगा, जो इधर हो रहा था। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का आसपास का एरिया होगा जिसकी वजह से इसका फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ प्रोड्यूस होती है हमारे पास जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इस तरह से होता है कि आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में जब इलेक्ट्रॉन आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ना मूव करके वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करे, मतलब किसी भी टाइम के इंस्टेंट पे अगर आप देखो आपकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, उसको बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास? एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 होएगा, क्योंकि इस केस के अंदर, सॉरी फॉर दैट नॉइज़। तो हम स्टार्ट करते जहाँ हम थे कि जब थर्ड केस के अंदर इलेक्ट्रॉन हमारा कांस्टेंट से मूव ना करके वेरिएबल वेलोसिटी से साथ मूव करता है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सेकंड केस के अंदर एक्सेलरेशन 0 था क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट थी। इस केस के अंदर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट आएगा क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है। वेरिएबल चीज़ का ही डिफरेंशिएशन पॉसिबल होता है। यहाँ पे मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी आ सकता है, वेरिएबल भी आ सकता है। लेकिन इस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन मेरा एक्सेलरेटेड कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, तो एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में नया क्या है? तो देखिए, इस केस के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करता है, जब कांस्टेंट के साथ मूव कर रहा था ये दो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही थी, अब एक एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगी क्योंकि वेरिएबल के साथ मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगा ही होगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, उसके साथ एक एनर्जी रेडिएट करेंगी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैक्सवेल ने हमें ये बोला था, जब इलेक्ट्रॉन्स जो है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, जब इलेक्ट्रॉन वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं तो एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। उनके एक्सेलरेट करने की वजह से एक एनर्जी रेडिएट करती है, दैट एनर्जी इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इस केस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है और हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसके वेक्टर को हम प्रोपगेशन वेक्टर बोलते हैं, जिसको मैं के वेक्टर अगर बोल दूँ कि कौन सा है मेरे पास प्रोपगेशन वेक्टर, जिस वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस वेक्टर के साथ वेव्स चलती हैं, उनकी एनर्जी रेडिएट होती है, तो उसको प्रोपगेशन वेक्टर बोलते हैं। यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने आपको बोल के बता दिया। ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसके साथ में जो वेव्स एसोसिएट होती है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, जो प्रोपगेशन वेक्टर के साथ चलती हैं, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये इस तरह से प्रोड्यूस होते हैं कि ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये तीनों आपस में कैसे होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे परपेंडिकुलर। जैसे हमारे मैथ्स में एक्स वाई जेड एक्सिस पढ़ते हैं ना, वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, उसी टाइप से हमारे पास ये तीनों भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे हो तो हम इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन्स वेरिएबल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करें तो ये वाला केस हम स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अब
ओस्टर्ड हमारे पास एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने ये बताया था जब किसी चीज़ में से करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इसी का कोज हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स इधर पढ़ रहे होंगे। इन दोनों की वजह से हमारे पास एक फिनोमिना होता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, उसको 4th चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। और ये वाला केस जब इलेक्ट्रॉन वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करे तो उसको हम 5th चैप्टर के अंदर पढ़ रहे होंगे। आई होप आपको बेसिक क्लियर होगा। तो पहले 5 चैप्टर हम करने क्या वाले हैं, अब एक्चुअल में देखते हैं कि वो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्टार्ट किया वो है क्या। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स का मतलब होता है जब वो रेस्ट पे हों। तो वो ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसके अंदर हम डील्स करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी के साथ, जब वो कैसे हो, वो रेस्ट पे हों। सो देखिए चार्ज क्या होता है। चार्ज की नोटेशन हम कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी हमारे पास होता है। इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई हमारे पास करंट है, इसको स्मॉल आई से भी डिनोट कर सकते हो आप। टी टाइम है और Q हमारे पास चार्ज है। तो ये क्या डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, जब मल्टीप्लाई में लेते हैं तो हम उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, जब डिवाइड में लेते हैं तो रेशियो बोलते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस के होते हैं। सो देखिए चार्जेस हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। ये फॉर्मूला मैंने फिर से इधर लिखा आपको बताने के लिए। 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स को बोलते हैं। क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए मैंने लेस देन 0 इसको दिखाया है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसको ग्रेटर देन 0 दिखाया है। इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू होती है वो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है। प्रोटॉन की वैल्यू +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है। अब देखते हैं इनकी यूनिट। तो हमारे पास 2 टाइप का यूनिट सिस्टम हम पढ़ते हैं, SI और CGS। तो SI सिस्टम के अंदर जो चार्ज की यूनिट है वो हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। क्या होता है चार्ज हमारे पास, करंट इंटू टाइम होता है ना, I इंटू टी। तो जो I की यूनिट होती है वो हमारे पास होती है एम्पियर, और टाइम की यूनिट जो होती है हमारे पास वो तो सेकेंड होती है। और जो टाइम की यूनिट है वो हमारे पास क्या थी, सेकंड थी। तो इसको ना एक्चुअल में एम्पियर सेकंड ना बोल के हम कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पियर सेकंड को ही हम कॉलम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, COULOMB। कॉलम्स ने अपना लो दिया था जिसके बेसिस पे उन्होंने इसकी यूनिट रख दी, तो वो क्या थी, कॉलम। अब सीजीएस के अंदर जो इसकी यूनिट है चार्ज की यूनिट वो होती है स्टैट कॉलम। क्या चीज़, स्टैट कॉलम। यहाँ पे इसको स्टैट कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एक नाम से और लिखते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर पढ़ रहे हैं तो दूसरा नाम इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। अब इसके डायमेंशन देख लेते हैं, इसके डायमेंशंस क्या है। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं तो डायमेंशंस के लिए हम फॉर्मूले से डायमेंशन निकाल लेते हैं। इसकी फॉर्मूला क्या था क्यों निकालने के लिए, I इंटू टी। तो करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A से डायमेंशन के अंदर, और टाइम को T से। तो मेरे पास चार्ज की डायमेंशन क्या आ गई, A इंटू टी। बेसिक है बट आपको पता होना चाहिए। और एक रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए कि 1 कॉलम जो है हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कॉलम के बराबर होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। तो देखिए 1 बाय 1 हर एक प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट है चार्जेस इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। लाइक चार्जेस रेपल ईच अदर, मतलब जैसे दोनों चार्ज मेरे पॉजिटिव होने चाहिए। लाइक चार्जेस मतलब सेम टाइप के चार्जेस, ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। इन दोनों का जो रिजल्ट होएगा हमेशा ग्रेटर देन 0 होएगा, मतलब पॉजिटिव होएगा। इस पर क्वेश्चन भी बना हुआ है इस पॉइंट पे। सैम्पल पेपर के अंदर तो है जो बोर्ड के साइड पे डला हुआ है, बट एक्चुअली मुझे याद नहीं है कि ये बोर्ड में भी आया है कि नहीं। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये क्या है, रिपल्सिव इन नेचर। हाँ, किसी किसी केस में चार्जेस अपोजिट होने के बाद भी अट्रैक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ इंडक्शन। तो ये आपको जब इंडक्शन या फ्रिक्शन पढ़ाऊंगी मैं तब बताऊंगी। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जो डिफरेंट टाइप के चार्जेस है, मतलब ये तो एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो। जब इन दोनों के पेयर आपस में, इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। इसलिए हम बोलते हैं कि अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमेशा लेस देन 0 आएगी। पॉजिटिव नेगेटिव भी नेगेटिव होता है और नेगेटिव पॉजिटिव भी नेगेटिव, तो हमेशा लेस देन 0 आएगा, जिसको बोलते हैं अट्रैक्टिव नेचर। चार्जेस हमेशा एडिटिव होते हैं नेचर के अंदर। लाइक हम जैसे 2 + 3 5 होता है, 7 + 2 9 होता है। तो जैसे इस तरह से रियल नंबर को ऐड करते हैं वैसे ही हम चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। मान लो मेरे पास बहुत सारे चार्जेस है, डिस्क्रीट नंबर ऑफ चार्जेस है, Q1 Q2 Qn।
अगर मुझे इसको ऐड करना है तो मैं डायरेक्ट कैसे करूँगी, जैसे नंबर को ऐड करते हैं वैसे इसको ऐड कर देंगे, Q1 + Q2 अप टू Qn। और हाँ, इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ समेशन की फॉर्म में। देखिए हम समेशन और इंटीग्रेशन बहुत यूज़ करने वाले हैं फिजिक्स के अंदर, तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, आगे डिटेल में भी बताऊँगी किसी ना किसी वीडियो के अंदर। समेशन यूज़ करते हैं डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, और जो इंटीग्रेशन है वो कंटिन्यूस सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो जहाँ समेशन यूज़ करेंगे ये वहाँ करेंगे जहाँ हम चीज़ों को काउंट कर सकें, मतलब चार्ज ऐसे हो जिनको काउंट किया जा सके तो वो लगा देंगे समेशन। समेशन फॉर्म यूज़ होगी एडिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। समेशन का मतलब भी ऐड को रिप्रेजेंट करना होता है, इंटीग्रेशन का मतलब भी होता है ऐड करना, तो वो भी ऐड को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन वो तब करेंगे जब हमारे पास इतने पार्टिकल्स हो या इतने चार्जेस हो किसी बॉडी के अंदर वो गिनने लायक ना हो, राइट। मान लो मेरे पास कोई ये बॉडी है, ये पूरी की पूरी में इतने चार्जेस तो तुम काउंट ना कर सको, या मैं एक सिस्टम ऑफ चार्ज बोल दूँ जिसके अंदर कुछ कहीं कहीं चार्ज प्रेजेंट है, इसको आप काउंट कर सकते हो, ये डिस्क्रीट सिस्टम बोल सकती हूँ मैं इसको। इसके अंदर यूज़ करेंगे समेशन, इसको मैं कॉन्टिन्यूस सिस्टम बोलूँगी, इसकी यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन। तो कॉन्टिन्यूस सिस्टम के अंदर कॉन्टिन्यूस का मतलब लगातार, हर एक की निकालना पॉसिबल ही नहीं है, इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। और एक आधे कहीं कहीं प्रेजेंट है तो उसको बोल लेंगे डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम के लिए यूज़ करेंगे समेशन। तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, समेशन ऑफ आई इंडेक्स है, इसकी वैल्यू 1 से लेकर n तक चलेगी, और इंटू QI, मतलब एक बार Q के साइड में जो I है उसको 1 बनाएंगे, समेशन की वजह से आएगा, फिर प्लस, फिर I की जगह आएगा A से N 2, I के 1 के बाद 2 3 4 n तक चलती रहेगी वैल्यू, तो 2 बनाएंगे, फिर समेशन की वजह से प्लस, फिर n को I को 3 बनाएंगे, फिर समेशन की वजह से 3 तो प्लस आएगा, फिर ऐसे चलती रहेगी। यही चीज़ मेरी वापस से बन के आ जाएगी। तो चार्जेस को हम एडिटिव होते हैं नेचर के अंदर, तो रियल नंबर की तरह ऐड कर सकते हैं। 5th पॉइंट, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। इसका मैं अच्छे से एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे आप सब्जी वाले के पास जाते हो सब्जी लेने, आप उसको ये तो नहीं बोलते 1.113 किलो मेरे पास ये चीज़ दे दीजिए, सब्जी दे दीजिए। अगर आप में से कोई एक्सेप्शन है तो आप रेयर केस हो, वैसे तो ऐसा नहीं होता, राइट। हम जाते हैं सब्जी 1 किलो लेते हैं, 2 किलो लेते हैं, तो ऐसे बात करते हैं। तो चार्जेस जो होते हैं वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी जब ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो वो या तो 1 चार्ज होगा या 2 चार्ज होगा, वो आधा या कुछ पोर्शन में, फ्रैक्शन में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। इसका कहने का मतलब मोटा मोटा ये है, जो चार्ज है वो नंबर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो 1 चार्ज एग्जिस्ट करेगा, या 2e करेगा, या 3e करेगा। वो कभी भी 1.1e 2/3e कभी भी ऐसा चार्ज की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज है, चार्ज कभी फ्रैक्शनल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको बोलते हैं चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। इसका मतलब ये है चार्जेस जो है इंटीजर के मल्टीपल होंगे, या तो 1 ही होगा, या 2 या 3, या -1 या -2 या 3, राइट। तो अब देखते हैं अगला केस। ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी तो दूसरे पेज पे दोबारा लिखा है मैंने, देखिए इस पेज के अंदर। तो 6th, चार्जेस आर ट्रांसफरेबल इन नेचर। जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जैसे फ्रिक्शन, हमारे पास चार्ज फ्रिक्शन की वजह से ट्रांसफरेबल होते हैं, राइट। इस टाइप की इंडक्शन पढ़ेंगे, कंडक्शन पढ़ेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग, तो वहाँ पे आप देखोगे कि फ्रिक्शन के केस में चार्ज ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो चार्जेस की एक प्रॉपर्टी, चार्जेस ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो चार्जेस आर इनवेरिएंट इन नेचर, ना नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना कि आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसके अकॉर्डिंग ये होता है, अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेटिवली, मतलब उसकी जितनी स्पीड ऑफ लाइट कितनी फास्ट होती है हमारे पास, उस स्पीड से अगर कोई बॉडी या पार्टिकल मूव करता है तो उसका मास बदलने लग जाता है, टाइम घटने लग जाता है, ठीक है। टेम्परेचर पे भी इफेक्ट पड़ता है, लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कम दिखने लग जाती है। अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे तो हमें वो छोटी दिखाई देने लग जाती है, उसका टाइम बढ़ जाता है, हमारे पास मास बढ़ जाता है। और जो लेकिन बट एक ही चीज़ है जो सेम रहती है, दैट इज़ नोन एज चार्ज। चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यही हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन ने बताया तो बहुत कुछ था, लेकिन आपने सिर्फ इतना ही पढ़ना है। तो अगला देखिए, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। एग्जाम्पल देती हूँ मैं इसको, एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे फोटोन हो गया, फोटोन या न्यूट्रॉन हो गया आपके पास, न्यूट्रॉन। देखिए जैसे फोटोन और न्यूट्रॉन को आप एन से रिप्रेजेंट करते हो, यहाँ पे लिखते हो इसका जो चार्ज है वो 0 होता है, मास 1। फोटोन को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका भी चार्ज 0 होता है बट इसका मास होता है 1। ऊपर मास को रिप्रेजेंट करते हो, नीचे चार्ज को। इधर एटॉमिक नंबर जहाँ रिप्रेजेंट होता है उधर इसका चार्ज रिप्रेजेंट होता है, यहाँ इसका मास रिप्रेजेंट होता है। तो इन टाइप के पार्टिकल्स जैसे फोटोन हो गए, देखो फोटोन पार्टिकल, लाइट जो है वो फोटोन पार्टिकल से मिलकर बनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो वो फोटोन पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो चार्ज जो है वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट मास
विदाउट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। देखिए यहाँ पे इसका मास नहीं है ना गामा पार्टिकल का, इसका मास 1 है लेकिन इसका चार्ज नहीं है, तो बिना चार्ज के भी मास है। देखिए न्यूट्रॉन में भी ऐसा ही है, न्यूट्रॉन का मेरे पास मास है बट इसका चार्ज नहीं है। तो मास होना ज़रूरी है, उसका चार्ज बेशक से हो या ना हो किसी चीज़ का। अगर किसी चीज़ का मास ही नहीं तो चार्ज किस पे रखेंगे, राइट। तो मास होना ज़रूरी है, उस पर चार्ज हो ना हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये 8th पॉइंट था, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। जो न्यूट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं हमारे न्यूट्रल होते हैं, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से डिफ्लेक्ट नहीं करते। ऐसे मेरी गामा रे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो भी हमारी कैसी होगी, न्यूट्रल होगी। मतलब ये गामा रे से मिलके बनी होती है हमारी वो, क्योंकि जो लाइट होती है वो गामा पार्टिकल मतलब फोटोन से मिलके बने होते हैं। ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी फोटोन से मिलके बनी है। अगर मैं इसको गामा से रिप्रेजेंट करूँ फोटोन को, तो इसका मास 1 होगा, चार्ज 0। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से डिफ्लेक्ट नहीं होते। अब देखिए चार्जेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, मतलब जो चार्ज है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। इनको हम बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल्स के थ्रू बताती हूँ मैं इसको। केसेज है कुछ, जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के केसेज है। फर्स्ट एनहिलेशन ऑफ मैटर, ये क्या बोलता है कि जब एक इलेक्ट्रॉनिक पॉजिट्रॉन आपस में मिक्स होते हैं, भिड़ते हैं, तो उससे 2 गामा रेज निकलती है। और ये गामा रेज पे अगर मैं देखूँ चार्जेस, तो मैंने पढ़ा था चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर। इसका चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, माइनस के 1.6 ऐसा करके, इस पे प्लस के 1.6। प्लस करेंगे दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, 0। एक में प्लस में होता है, एक में माइनस में 0। इधर दोनों का चार्ज का पार्टिकल में भी बताया पीछे, फोटोन का 0 होता है। पेयर प्रोडक्शन के अंदर गामा रे क्या करती है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूट जाती है। यहाँ पे इसका चार्ज 0, मतलब इसका ही रिवर्स है मेरे पास पेयर प्रोडक्शन, राइट। इसका रिवर्स करेंगे ये, इसका रिवर्स करेंगे ये, तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में आते हैं। इनका कलेक्टिवली चार्ज करोगे तो 0, मतलब बिफोर आफ्टर टोटल चार्ज 0 आ रहा है। तो चार्ज अगर 0 आ रहा है तो फॉर्म ही तो बदली है बस, चार्जेस क्या है, कंजर्व्ड है। इधर भी रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यूक्लियर रिएक्शन में देखिए, अगर मैं बोम्बार्ड कराऊँ एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम के साथ, आपको पता है ना यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है। जब इसको बोम्बार्ड कराते हैं किसी पार्टिकल के साथ, ये तो रेडियोएक्टिविटी शो करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ये हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे होंगे। तो यूरेनियम को जब बोम्बार्ड कराते हैं किसके साथ, न्यूट्रॉन के साथ, तो हमारे पास बेरियम और क्रिप्टॉन 2 एलिमेंट्स में टूट जाता है और 3 न्यूट्रॉन निकल जाते हैं और एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0, यूरेनियम पे 92। ये क्रिप्टॉन बेरियम में टूटता है तो इसके पास जो चार्ज इधर 56 है, क्रिप्टॉन का 36। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और एनर्जी पे तो क्या ही चार्ज देखेंगे। तो इधर टोटल चार्ज कितना बना, 92, इधर भी 92। तो बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन, बिफोर और आफ्टर रिएक्शन मेरे पास चार्ज क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है सेम। तो इसका मतलब चार्जेस जो है वो क्या है, कंजर्व्ड इन नेचर। और मास भी कंजर्व्ड होता है नेचर के अंदर। आप देख सकते हो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर तो मास भी कंजर्व्ड होता है, लेकिन चार्जेस की बात करनी है तो इसलिए चार्जेस को बता रही हूँ मैं। मास को अगर देखना चाहो ऊपर काउंट करके 1 + 2 35 और इधर प्लस करके तो सेम आ रहा होगा आपके पास, सबका ऐड करके। अगर आप देखो यहाँ 3 न्यूट्रॉन है, 3 का लेना, तो मासेस भी सेम आएगा न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, बट चार्ज तो सेम होता ही होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो फर्दर मैं लेक्चर्स बनाऊँ उसके लिए मोटिवेट हूँ, तो आप प्लीज़ इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर जल्दी बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।